I think started ना नहीं Yes. ओके अच्छा तो चलो सर स्टार्ट करते हैं एफएम क्लास ठीक है। तो एफएम माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ऑलरेडी ना डिविडेंड पॉलिसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी डिविडेंड पॉलिसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। ऑलरेडी ये थर्ड या फोर्थ क्लास होने वाला है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी डिविडेंड पॉलिसी के बारे में आइडिया लग गया है उनको कोई दिक्कत तो होगा नहीं। जिनका बाई चांस मिस है जैसे कि मुझे पता है इनकी का मिस है तो एक बार ना मैं शेयर कर दूंगा सर डिविडेंड का क्लास। प्लीज गो थ्रू कर लेना। 2 या 3 क्लास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट नॉलेज पर्पस ठीक है। बिकॉज आपको काफी अच्छा खासा फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगा इन दैट पर्टिकुलर डिविडेंड पॉलिसी कॉन्सेप्ट के अंदर। गुड इवनिंग था। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डिविडेंड पॉलिसी में कि या डिविडेंड डिसीजंस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड डिसीजंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर अप करता है। इवन मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना समझ लो कि मार्केट में कुछ लोग सिर्फ अगर ये यहाँ पर एक्चुअली हम लोग 2 पर्सपेक्टिव जान रहे हैं। वन इज फ्रॉम बेसिकली वी डिस्कशन in this topic is as per company's point of view. We are discussing this concept as per financial manager's point of view. बट आप दोनों एंगल से सोच सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजर के एंगल से भी सोचो माने कंपनी की तरफ से कि कंपनी को डिविडेंड कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए। कंपनी डिविडेंड देने से कंपनी के वैल्यूएशंस पे कुछ क्या इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी डिविडेंड देना ना देना क्या मैटर करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोग ऑलरेडी इसमें 2 थ्योरी पढ़े हैं सर। एक एमएम अप्रोच मॉडिगिलनी एंड मिलर और 3 अप्रोच मेनली पढ़े हैं। एक मॉडिगिलनी मिलर थ्योरी पढ़े हैं। सेकेंडली हम लोग गॉर्डन मॉडल पढ़े हैं लास्ट क्लास एज वेल एज वाल्टर मॉडल। तो सम पॉपुलर डिविडेंड थ्योरी इन द सेंस फॉर्मूला ठीक है। जो प्रीवियसली दीज आर दी फेमस गुरु बोल सकते हो रिसर्चर बोल सकते हो बेसिकली दे आर रिसर्चर। इनका रिसर्च पेपर ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने पढ़ा है अभी भी अप्लाई करने का कोशिश करता है और अप्लाई होता भी है। तो मॉडिगिलनी मिलर एंड गॉर्डन वाल्टर मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया। आज एक स्पेशल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है सर डीडीएम मॉडल। क्या नाम है सर डीडीएम मॉडल। इट्स अ वेरी पॉपुलर मॉडल डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। मैंने एक फाइनेंशियल मैनेजर अपने कंपनी के लिए डिविडेंड देना है या नहीं देना है जिस उसका इम्पैक्ट कंपनी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है। इसी के ऊपर मेनली डिस्कशन और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेयर प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के शेयर के दाम पे डिविडेंड के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो कुछ थ्योरी है जिसको इररिलेवेंस थ्योरी कहते हैं जैसे कि एमएम का थ्योरी। एमएम का जो थ्योरी है सर इसे इररिलेवेंस थ्योरी कहते हैं। इररिलेवेंस थ्योरी क्यों कहते हैं क्योंकि एमएम का मानना है कि डिविडेंड दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता कंपनी का वैल्यूएशंस में डजंट मैटर। पर गॉर्डन या वाल्टर का मानना है उसे रेलिवेंस थ्योरी कहते हैं। रेलिवेंस थ्योरी का क्या मानना है सर रेलिवेंस थ्योरी का मानना है कि नहीं डिविडेंड देने से या ना देने से वैल्यूएशन में इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है। ये डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में किया था गॉर्डन एंड वाल्टर और उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एमएम के बारे में डिस्कशन किया था। सर आज ना तो मैं गॉर्डन में बात करूंगा और ना ही मैं वाल्टर में बात करूंगा। मैं आज आप लोगों के साथ एक दूसरे अप्रोच में बात करूंगा। पर बिफोर मूविंग टू दी अनदर डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ एक चीज फिर से शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट में वैराइटीज ऑफ कंपनी अवेलेबल है सर। मैं आपको एक पॉपुलर लिस्ट दिखा रहा हूँ सर। ये जस्ट मैंने गूगल किया। एक्चुअली ये मनी कंट्रोल के पेज से गूगल एल्गोरिथमिकली जनरेट करके हम सबको दिखाना चाहता है कि इंडिया में पॉपुलर कंपनी जो डिविडेंड देने में बड़ा माहिर है ठीक है। पॉपुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को भी डेवलप कर रहे हो साइड बाय साइड ठीक है। एक फंडामेंटल नॉलेज ये है सर कि फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस काफी लोग ना
जैसे बैंक में लोग एफडी की तरह पैसा रखते हैं, कुछ लोग कुछ कंपनीज का शेयर इसीलिए खरीद के रखते हैं क्योंकि कंपनी डिविडेंड देता है, ठीक है। तो सच पॉपुलर कंपनी में से मेरा पसंदीदा है आईटीसी, कोल इंडिया, ठीक है, वन ऑफ दी ओएनजीसी, एनएमडीसी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, एचडीएफसी बैंक। ज्यादातर आपको गवर्नमेंट कंपनी दिखेगा और पुराना टाइप ऑफ कंपनी ज्यादा दिखेगा। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गेल, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, पीटीसी इंडिया, सन ऑफ इंडिया, एचपीसीएल, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, आरईसी, ठीक है, और भी है। मोटा मोटी टॉप 15 कंपनीज का एक लिस्ट गूगल एल्गोरिथमिकली जनरेट किया है। तो क्योंकि मैं अकेला देख के क्या करूंगा, मुझे आप लोगों को भी दिखाने का मन किया तो मैं दिखा दे रहा हूँ। भारत पेट्रोलियम, इन्फोसिस, इन्फोसिस रिसेंटली मेरे को मिला है इन्फोसिस का डिविडेंड, पॉलीप्लेक्स, नालको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत पेट्रोलियम, वीएसटी इंडस्ट्रीज, लॉट्स ऑफ। तो मेन मेन कुछ 15 कंपनीज है इसमें। ये जो लिस्ट आपको मैंने पढ़ के सुनाया, अप्रोक्स 15-20 कंपनीज इज देयर। दे आर दी टॉप कंपनीज जो डिविडेंड पे करने में जाने जाते हैं सर। दे आर नोन फॉर देयर डिविडेंड पेइंग एबिलिटीज। आप सबको पता है डिविडेंड कहाँ से पे करते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट से करते हैं। और डिविडेंड बेसिकली क्या है, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वही टॉपिक है कि कंपनी डिविडेंड देने के बारे में क्या डिसीजन लेता है, कंपनी के डिविडेंड देने में या ना देने में क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द एरिया। ये जो लास्ट 3-4 क्लास हम लोग बात कर रहे हैं ना सर, इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, यही चर्चा है। तो जैसे अप्रोच, वाल्टर अप्रोच, मैंने वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल मैंने बात किया, ठीक है। देयर आर सम ट्रेडिशनल मॉडल ऑल्सो एंड लिंटर्स मॉडल ऑल्सो, वो भी मैं आगे आगे आपको बात करता हूँ सर। समझ में आ रहा है ना। तौथा का तबीयत खराब है, तौथा को ज्यादा पूछूंगा नहीं, पर फिर भी तौथा मोने पड़ सकता नहीं नील। है सर। ओके सर। अच्छा सर, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा काम करेगा। फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करके आप सारे अप्रोच को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और काफ़ी हेल्पफुल भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी। तो ऑलरेडी मैंने वाल्टर, गॉर्डन एज वेल एज के बारे में डिस्कस किया। और लास्ट दिन सर गॉर्डन का और एक चीज़ मैं बोला था, गॉर्डन रिवाइज मॉडल। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थ्योरी। इसको बार्ड इन हैंड थ्योरी भी कहा गया है। गॉर्डन्स रिवाइज मॉडल इज ऑल्सो नोन एज बार्ड इन हैंड थ्योरी। बेसिकली गॉर्डन ने कुछ रिस्क मैटर को नहीं लिया था, तो उसको रिवाइज किया। ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था आप लोगों को। सर आज का क्या डिस्कशन है, सर आज का डिस्कशन है डीडीएम, ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे थोड़ा बात करूंगा और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करूंगा। और उसके बाद मैं आपको ट्रेडिशनल मॉडल में ग्राहम एंड डॉड मॉडल पे थोड़ा बात करना है, और लिंटर्स मॉडल पे थोड़ा बात करना है, ठीक है। ग्राहम एंड डॉड एंड लिंटर्स मॉडल पे थोड़ा बात करना है। तो इतना सा हो जाने से ना आपको डिविडेंड मॉडल रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितना भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है, थ्योरीज है, ठीक है, इसका भी आइडिया लग जाएगा और जितना नॉलेज का जरूरत है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलो तो बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हम लोग इससे पहले भी एक बार पढ़े हैं। कौन सा टॉपिक में पढ़े सर, कैपिटल स्ट्रक्चर पे। जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर माने लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर क्लास में कवर किए थे, वहां पर भी मैंने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था। कोई बात नहीं सर, जिन लोगों ने उस टाइम पे लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट किया मेरे साथ साथ, उनको नॉलेज होगा। अच्छा, जिन्हें नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, अभी सुन लो थोड़ा सा। बट कैपिटल स्ट्रक्चर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा है। मैं पूरा नोट लिखा के फॉर्मूला के साथ बताया था। सर व्हाट इज डीडीएम, सबसे पहले तो ये समझना है सर, ये भी एक डिविडेंड का ही एक मॉडल है। इट इज अ फाइनेंशियल मॉडल दैट वैल्यू शेयर एट द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट। माने कंपनी फ्यूचर में क्या डिविडेंड पे करेगा, ध्यान से सुनना, कंपनी फ्यूचर में क्या डिविडेंड पे करेगा या कर सकता है, ठीक है, माने ऑट टू बी, क्या डिविडेंड कंपनी पे कर सकता है, उसका इंपैक्ट कंपनी के शेयर के वैल्यू पे आता है। सर ये थोड़ा समय दो, 10-15 मिनट टाइम दो सर, फिर जाके आप देखना ये आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है। बिकॉज ये मॉडल है सर,
एक मॉडल को समझना है तो फिर मॉडल का अप्रोच एज वेल एज मॉडल का जो कोर पार्ट है उसे समझना पड़ता है ना। तो जब तक हम लोग ये कोर पार्ट समझ नहीं लेते, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कहना क्या चाहता है। तो अंडर दिस मॉडल द प्राइस ऑफ ए शेयर दैट विल बी ट्रेडेड, जो कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेड होता है ना, उसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट discounted by an appropriate risk adjusted rate, discounted by an appropriate risk adjusted rate। ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज प्राइस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल प्राइस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। किसी भी स्टॉक का जो एक्चुअल वैल्यू होता है ना, उससे डिनोट करने का काम करता है सर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक्चुअल और ओल्ड वैल्यू, ठीक है, या ओरिजिनल भी बोल सकते हो। इंट्रिंसिक, एक्चुअल, ओल्ड, ओरिजिनल, बहुत तरह का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को डिनोट करने का कोशिश करता है। सर अभी मैं आपको बोला ना कि समझ में नहीं आएगा पूरा बात जब तक थोड़ा 15-20 मिनट हम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा आधा अधूरा सा फील होगा। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो। ये जो हाफ आधा अधूरा फीलिंग है ना, हाफ फीलिंग्स, ये हाफ फीलिंग्स कुछ देर में फुल फीलिंग्स में बदल जाएगा। सर इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला दिया है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला को स्पेशली बोला है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। माने कोई पर्टिकुलर शेयर, ये जो लोग कैपिटल बजटिंग का क्लास कर चुके हो, कैपिटल बजटिंग, ठीक है, वहां पर भी हम लोग ना इस तरह का टॉपिक में बात करते हैं कि फ्यूचर में कोई कंपनी क्या कैश फ्लो कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करके उसके शेयर का करंट प्रेजेंट वैल्यू पता लगता है। तो जैसे यहाँ पर क्या बोलता है सर, D1 फॉर्मूला देखो, D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से बोला है, कहीं कहीं इसको 1 प्लस R के थ्रू से भी दिखाता है। तो यहाँ पर चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला है तो मैं भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल रहा हूँ, 1 प्लस KE होल टू द पावर 1 प्लस D2 माने डिविडेंड, D फॉर डिविडेंड, ठीक है सर, D फॉर डिविडेंड। तो कंपनी क्या डिविडेंड एवरी ईयर क्रिएट कर सकता है, ठीक है, इतना डिविडेंड क्रिएट कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर डिविडेंड ऑफ ईयर 1, डिविडेंड ऑफ ईयर 2, तो D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE होल टू द पावर 2 प्लस DN माने अप टू n ईयर तक चलेंगे सर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE होल टू द पावर n। पता नहीं ये n कितना दिन का होगा, क्योंकि कंपनी जो होता है ना सर, एज पर अकाउंटेंसी कहते हैं कि ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। कंपनी ऐसा नहीं कि आज बिजनेस कर रहा है कल बंद कर देगा, कभी कोई बिजनेस बंद करने के तो करता नहीं है ना सर, बिजनेस कभी ऐसा कॉन्सेप्ट में चलता नहीं है। तो ये एन नंबर क्या होगा ये तो पता नहीं है, पर हाँ एग्जाम में क्वेश्चन में बोल देगा कि इतना नंबर ऑफ टाइम के लिए आप कैलकुलेशन करो। तो फिर वो एन नंबर ऑफ ईयर 10 भी हो सकता है, ठीक है, वो नंबर ऑफ ईयर 5 भी हो सकता है, नंबर ऑफ ईयर 3 भी हो सकता है, एज पर द क्वेश्चन करना है। बट व्हाट इज द फॉर्मूला? किसी भी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करना है तो D1 बाई मैंने डिविडेंड ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE होल टू द पावर 1, डिविडेंड D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE होल टू द पावर 2, ऐसा करके अप टू DN होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE होल टू द पावर n प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल प्राइस। इसको RV डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE होल टू द पावर n से डिनोट किया गया। वेट सर, डोंट वरी, अब ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। In this above equation, it is assumed that ये assume किया गया dividend is paid at the end of each year। ये माना जा रहा है कि डिविडेंड आपको हर साल के एंड पे ही पे किया जाएगा, ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। इंटरिम डिविडेंड का भी ये कॉन्सेप्ट चलता है, पर उसको यहाँ पर इग्नोर करना है। एंड दैट द स्टॉक इज सोल्ड एट द एंड ऑफ द 9th ईयर, और स्टॉक जो है वो nth ईयर में सेल हो जाएगा, स्टॉक जो है वो nth ईयर में सेल हो जाएगा। अब ये n कितना होगा, मैं आपको बोला ना, n माने 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, इट इज डिपेंड्स। नाउ पॉइंट इज दैट 3 पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, 3 पॉसिबल सिचुएशन डिस्काउंट मॉडल में, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में 3 पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। बिजनेस अगर जीरो ग्रोथ वाला बिजनेस हो, बिजनेस अगर कांस्टेंट ग्रोथ वाला बिजनेस हो, और बिजनेस अगर वेरिएबल ग्रोथ वाला बिजनेस हो। सर
अगेन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जैसे यहां पर कुछ बिजनेस है, आईटीसी, कोल इंडिया एंड इन्फोसिस। सर इंटरेस्टिंगली तीनों बिजनेस डिविडेंड पे करता है, तीनों बिजनेस डिविडेंड पे करता है। बट पॉइंट बी नोटेड सर, अगर मैं इस पे से इन्फोसिस का बात करूं, इन्फोसिस डिविडेंड पे करता है बट इट्स अ ग्रोथ कंपनी, क्योंकि आईटी कंपनी है और इसका मार्केट स्ट्रक्चर इज वेरी हाई और ये बिजनेस का ग्रोथ है, आगे भी रहेगा। ठीक है, आईटीसी ये ग्रोथ बोला जा सकता है बट मुझे मोर और लेस कांस्टेंट ग्रोथ वाला कंपनी लगता है, नॉट वेरी हाई फाई ग्रोथ बट कांस्टेंट ग्रोथ है सर, इस पे कांस्टेंट ग्रोथ बोलेंगे इसको। कोल इंडिया में आजकल तो मुझे ग्रोथ तो दिखता नहीं है, ठीक है, नो ग्रोथ बोलेंगे इसको, ठीक है, नो ग्रोथ कंपनी। पैसा है बहुत, मोनोपोली काम है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में ज्यादातर चलता है, तो इसको मैं माना कि नो ग्रोथ कंपनी। आईटीसी इज ए कांस्टेंट ग्रोथ कंपनी एंड इन्फोसिस इज ए ग्रोथ कंपनी, चलेगा ना? तथा শুট করেছে एग्जांपल गुलो? अरे एग्जांपल थोड़ा शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ एंड वेरिएबल ग्रोथ। ठीक है, अब यहां पर मैं वेरिएबल ग्रोथ को आगे समझाता हूं, लेकिन आप पहले सुनो सर। नाउ व्हाट इज जीरो ग्रोथ? नाउ जीरो ग्रोथ माने जब किसी बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, ठीक है, हो सकता है डिफरेंट सिनेरियोस, हो सकता है बिजनेस का जीरो ग्रोथ के पीछे हजारों कारण हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि सर इसके साथ डिविडेंड डिसीजन का क्या कनेक्शन? हम लोग उसमें फोकस कर रहे हैं कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, ऐसे सिचुएशंस में डिविडेंड मॉडल में क्या आएगा। तो जब बिजनेस में प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, एज्यूम ऑल डिविडेंड पेड बाय ए स्टॉक रिमेन सेम, ऑल डिविडेंड पेड बाय ए स्टॉक रिमेन सेम, इन दिस केस द स्टॉक प्राइस वुड बी इक्वल टू, स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू डिसाइड कैसे करेंगे, मैंने शेयर का ओरिजिनल दाम क्या होना चाहिए जब कंपनी जीरो ग्रोथ रेट में है। तो फॉर्मूला बताते हैं सर, एनुअल डिविडेंड माने कंपनी जो एनुअल डिविडेंड पे करता है डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कंपनी मार्केट से रिटर्न जनरेट कर रहा है थ्रू इक्विटी, इक्विटी को जो पे करना है बेसिकली। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी को जरूरत है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को माना गया। सो पी जीरो माने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो शेयर का दाम क्या होना चाहिए जब कंपनी जीरो ग्रोथ हालत में, तो कंपनी जो एनुअल डिविडेंड पे करेगा, ठीक है, जिसको यहाँ पर डी से डिनोट किया गया, और रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न जिसको यहाँ पर के ई से डिनोट किया गया। सो आपको क्या करना है, जब भी आपको पता लगे कि कंपनी जीरो ग्रोथ रेट में है, जब भी आपको ये समझ में आए कि कंपनी जीरो ग्रोथ रेट में है, और एग्जाम में तो क्वेश्चन में बोल के देगा, लेकिन रियल लाइफ में भी इसका काफी काम होता है सर। तो डी फॉर एनुअल डिविडेंड, के ई फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड पी जीरो माने करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करने के लिए जितना खर्चा पड़ा, मैंने मानो कंपनी का मार्केट में इक्विटी से पैसा लिया, तो इक्विटी को रिटर्न देना पड़ेगा ना, तो इक्विटी को रिटर्न देना है। अच्छा, कंपनी का अगर मानो डेब्ट है तो कंपनी को डेब्ट रिपे करना पड़ेगा, तो के ई इधर होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी फॉर होता है के डी, कुल मिला के ये हो गया के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पर जो बोला है। पी जीरो माने करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अब इसको अगर यूज करना है, नो ग्रोथ कंपनी का डिविडेंड प्राइस, अगर सॉरी शेयर का प्राइस यूज करना है, तो वेरी सिंपल, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। मानो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसका कोई ग्रोथ नहीं है करेंटली, और कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहता है, और बोला कि मैं 5% पर शेयर में पे करूंगा, पर शेयर 5%। माने अगर किसी के पास कंपनी का 1000 शेयर है तो 1000 इंटू 5, अगर 10,000 शेयर है तो 10,000 इंटू 5, जितना होगा पर शेयर 5 रुपीज। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, कंपनी का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो अगर 10% है, they just ask you compute the current market price of the share, that means they just ask you what is the current market price of share or what is the stock intrinsic value, इसका शेयर का दाम क्या होना चाहिए। तो वेरी सिंपल, डी बाई के ई। तो डिविडेंड है 5%, और शेयर प्राइस कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, ठीक है, माने 0.10, तो 5 डिवाइडेड बाई 0.10 इज इक्वल टू ₹50। तो 50% हो जाएगा शेयर का दाम। ये सिखाते हैं हमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? हेलो नील,
चौथा बोलो सर। इनकी समन्विता बोझे যাচ্ছে, समझ में आ रहा है? यस सर। সবাই বুঝতে পারছে? Yes, sir. ओके सर, ठीक है। इस तरह से तो आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे एग्जाम पर्पस में, तो पर्पस में गिवन रहता है, और रियल लाइफ में आपको डेटा फाइंड आउट करना है कि क्या कंपनी ग्रोथ रेट में है, कंपनी पर शेयर में कितना डिविडेंड दे रहा है। जैसे रिसेंटली इन्फोसिस ने 17 रुपीज और 18 रुपीज करके पर शेयर में डिविडेंड दिया, रिसेंटली दिया सर इन्फोसिस डिविडेंड। काफी लोग खुश हैं जिन लोगों को डिविडेंड मिला है, जैसे मुझे मिला है और भी स्टूडेंट्स को मिला है। वो लोग मुझे बता रहा था कि सर इन्फोसिस ने डिविडेंड दिया है, ठीक है। मैं भी बोला हाँ दिया है। ये देखो 360% डिविडेंड दिया है। 360% माने मार्केट प्राइस के ऊपर डिविडेंड नहीं होता है सर, ठीक है। डिविडेंड मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, ये जी बिजनेस पे इसका इंफॉर्मेशन दिया है। ये देखो फाइनल डिविडेंड, ये 20 इंटरिम डिविडेंड 27 अक्टूबर 2023, ठीक है। ये देखो इन्फोसिस डिविडेंड पे आउट डेट October 25, द रिकॉर्ड डेट फॉर इंटरिम डिविडेंड एंड November 6 एज द पे आउट डेट। November 6 में पे आउट हुआ और रिकॉर्ड डेट था 25, माने 25 के अंदर जितना लोगों ने कंपनी का शेयर होल्ड करेगा उसी उन्हीं लोगों को डिविडेंड मिलेगा। द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विस फर्म अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹18 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹5 ईच। यानी कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 5%। दिख रहा है सबको? हेलो, मैं न्यूज से दिखा रहा हूँ आप लोगों को ओरिजिनल। 5% का शेयर का दाम है और कंपनी ने 360% डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो 5 का 360% करके देखो, आपको 18% पर शेयर मिलेगा। काफी हाई फाई डिविडेंड दिया है सर, ठीक है। अगर किसी के पास कंपनी का 100 शेयर भी है तो 100 इंटू 18 करके मिल गया होगा। 1000 शेयर है तो 1000 इंटू 18 करके 18,000 मिल गया होगा। दिवाली का बोनस मिल गया है सर, दिवाली का बोनस मिल गया है सर। चलो मजा आई है। तो पॉइंट इज दैट कि कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, अगर कंपनी ग्रोथ फार्म है तो इस तरह से उसका शेयर प्राइस कैलकुलेशन हो सकता है एज पर डीडीएम मॉडल, ठीक है। अगर कंपनी नो ग्रोथ है तो ये सिचुएशन है जीरो ग्रोथ में। अच्छा अब दूसरा एक सिचुएशन देखते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ठीक है। तो जब हम लोग कांस्टेंट ग्रोथ रेट देखेंगे ना तो गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। डीडीएम भी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज आल्सो यूज दिस मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ रेट में गॉर्डन का मॉडल यूज करेंगे। आप कोई बोलेगा सर गॉर्डन मॉडल, सर लास्ट वीक हम लोग यही मॉडल पढ़े थे, गॉर्डन का मॉडल, सर गॉर्डन्स। द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ गॉर्डन्स फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर, शेयर का जो मार्केट प्राइस है एमएसपी, या फिर पी मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस सॉरी, मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसको यहाँ पर पी से डिनोट किया। D0 इनिशियल ईयर का डिविडेंड माने करंट ईयर डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, ठीक है। अब इसको एक एक चीज का मतलब भी जानना पड़ता है। जैसे P माने मार्केट प्राइस पर शेयर, अभी क्या दाम चल रहा है। D0 माने करंट ईयर में कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है। जी माने डिविडेंड का ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है। के ई माने कंपनी का इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट कितना है, माने कंपनी अगर मार्केट से इक्विटी से पैसा जुगाड़ किया तो इक्विटी को कितना रिटर्न देना पड़ सकता है, या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है जो कंपनी को मार्केट से रेज करना पड़ेगा, उन्हें पे करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दोनों को बोला जाता है। ग्रोथ को अगर फाइंड करना है जी को, जी का मतलब होता है बी इंटू आर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? बी माने प्रोपोर्शन ऑफ रिटेन अर्निंग और 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। कंपनी का जितना टोटल रहेगा उस पे से डिविडेंड जितना दे देगा, ठीक है, वही रहेगा बी। बी का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ रिटेन अर्निंग, कंपनी के पास जो पैसा रिटर्न करके कंपनी रख रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो कि टोटल अगर 1% कंपनी के पास है उसमें से डिविडेंड अगर 50 पैसा दे देगा तो 1% में से 50 पैसा दे देगा तो बाकी जो पड़ा रहेगा उसको बी बोलेंगे, रिटेंशन रेशियो, ठीक है। रिटेंशन रेशियो इसके ऊपर पहले भी क्लास में पढ़ा है सर, लास्ट क्लास में भी या फिर उससे पहले वाले क्लास में भी सेम टू सेम डिस्कशन रहा है। मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा है, ठीक है।
कि कंपनी कितना डिविडेंड देता है, कंपनी कितना अर्न करता है उसके ऊपर। तो जितना रिटर्न करेंगे, रिटर्न से जितना डिविडेंड देंगे, बाकी जो पड़ा रहेगा, जो बैलेंस रहेगा, उसको बी से डिनोट कर रहा है। और ग्रोथ का मतलब होता है बी इंटू आर। अब कोई बात नहीं सर, सुनो, अब ना आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, आप देखना, आपको क्लियर होगा, आपको क्लैरिटी होगा। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में एक्चुअली डीडीएम भी गॉर्डन मॉडल को यूज करेंगे। अब गॉर्डन मॉडल के हिसाब से क्या मतलब निकलते हैं आप देखो, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल या कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कंपनी का नाम है XYZ, इज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख और ₹10 ईच। ठीक है, XYZ एक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल है 10 लाख का, एक एक शेयर का दाम है 10 टका करके। डिस्ट्रीब्यूटेड करेंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम। कंपनी करेंटली जो डिविडेंड दिया है ना, वो 20% पर एनम के रेट पे दिया है। 20% per annum distributed current dividend. Annual growth rate in dividend expected is 2%. Annual growth rate in dividend expected is 2%. Growth rate होगा 2% ही expect किया जा रहा है future dividend. The expected rate of return on its equity capital is 15%. Expected rate of return on equity capital, ठीक है, 15%. Calculate price of share applying Gordon's growth model. अब बस करना क्या है, कुछ नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बोल दिया ना, बस फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। D0 into 1 plus G whole divided by KE minus G. This is okay. अब करना क्या है सर, सबसे पहले तो आपको जो पता है आप पुट करो सर। करेंट ईयर डिविडेंड, कंपनी का शेयर का दाम 10 टका है और 20% पर एनम कंपनी ने डिक्लेयर किया, तो 10 टका फेस वैल्यू है, 20% का डिविडेंड है। जैसे इन्फोसिस का 5 टका का शेयर था और 360% का डिविडेंड बोला, तो 5 टका का 360% 18 टका हुआ। यहाँ पर 10 टका का 20% कितना होगा, 2 टका होगा ना सर। तो D0 इज 2 इंटू 1 प्लस जी फॉर ग्रोथ रेट। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रोथ रेट बोला है ना 2%, ये देखो, तो 1 प्लस 0.02, 2% माने 2 डिवाइडेड बाई जब 100 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई जब 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.02, माने परसेंटेज को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए और कुछ नहीं। तो 0.02 होल डिवाइडेड बाय केई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, माने रिटर्न ऑन इट्स इक्विटी कैपिटल, माने इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रेट ऑफ रिटर्न वापस करने का कंपनी ने बोला है, तो 15% एटलीस्ट इक्विटी कैपिटल को देना है। तो अगर 15% देना है तो 0.15 और जी मैंने वही ग्रोथ रेट माइनस 0.02। तो जस्ट पुट करो और कैलकुलेशन निकालो, काम खत्म, पैसा हजाम। 15.69, 15 टका 69 पैसा, 15 टका 69 पैसा। ओके सर, माने ये होगा सर कंपनी का शेयर का दाम। जब कंपनी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में है तब इस तरह से आप कंपनी का शेयर का प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हो। बोलो सबट्टा पूछा कैसे, अगेन आई एम आस्किंग। यस सर। ओके सर, इनकी ने बोला हाँ सर, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तथा नील समन्विता বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. ओके सर, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल। ओके, या फिर ऐसे बोलो कि गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। ठीक है, एक ही चीज है, ये डीडीएम का ही पार्ट चल रहा है। डीडीएम में 3 ग्रोथ के बारे में बोला है सर, जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ और एक वेरिएबल ग्रोथ। वेरिएबल माने इक्वल ग्रोथ नहीं होगा, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा सिचुएशंस। तो कभी ज्यादा ग्रोथ होगा, कभी कम ग्रोथ होगा। जब ऐसे सिचुएशंस हो तो कंपनी का क्या सिचुएशंस हो सकता है डिविडेंड का। ठीक है, इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशंस, ऐसा भी होता है, लेकिन क्या है ना, रियल लाइफ आपको डिफरेंट सिनारियो में डाल देता है। तो वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल या फिर ऐसे बोलो मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल कैन टेक मेनी फॉर्म्स इवन अज्यूमिंग द ग्रोथ रेट इज डिफरेंट फॉर एवरी ईयर। जैसे अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें आपको बोला था कि भाई एक्सपेक्टेड डिविडेंड एवरी ईयर कितना होगा, तो बोला कि 2%। पर जब वेरिएबल ग्रोथ के बारे में बोलेगा
तो आपको पता नहीं कि आपका ग्रोथ रेट क्या रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ग्रोथ रेट क्या होगा। तो वही बात यहां पर कर रहा है सर, वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल, even assuming the growth rate is different for every year, ठीक है। however the most common form is one that assume three different rate growth। मोस्ट कॉमन क्या है सर, तीन अलग अलग ग्रोथ रेट मानेंगे। सर एक सेकेंड होल्ड करना। मोस्ट कॉमन ग्रोथ रेट क्या है, तीन अलग अलग ग्रोथ रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझाते हैं सर, धीरे धीरे ही सही पता लग जाएगा। रियल लाइफ में मार्केट कैसे चलता है, बिजनेस कैसे मैनेज करना पड़ता है, एज ए फाइनेंशियल ऑफिसर, एज ए फाइनेंस मैनेजर, ओके यू मस्ट नो सर। देखो, तो मल्टी स्टेज ग्रोथ रेट मॉडल can take many forms, even assuming the growth rate is different for every year. However, the most common form is one that assumes three different rate of growth. एक होता है कि इनिशियल हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ये ट्रांजिशन टू स्लोअर ग्रोथ, पहले थोड़ा हाई रेट ग्रोथ देगा, फिर बिजनेस थोड़ा स्लोअर ग्रोथ हो सकता है, स्लोअर ग्रोथ रेट मॉडल, एंड लास्टली अ सस्टेनेबल एंड स्टीडी रेट ऑफ ग्रोथ। बेसिकली द कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल इज एक्सटेंडेड। कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल क्या होता है, एक्सटेंड करता रहता है with each phase of growth calculated using the constant growth method, but using three different growth rate of the three phase. The present value of each stage are added together to derive the intrinsic value of the stock. यानी तीन अलग अलग फेज का जो सिचुएशंस बिजनेस में रहेगा उसको ऐड करके स्टॉक का शेयर प्राइस निकाला जा सकता है। माने इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर प्राइस माने इंट्रिंसिक वैल्यू। आप लोगों को एक चीज बताने से आप लोगों को थोड़ा सुविधा होगा। अगर किसी के मन में न चल रहा है सर इंट्रिंसिक वैल्यू को तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चलो मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं आपको एक रिसर्च ऐप की तरफ लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल पर्पस। जैसे क्या होता है सर, जैसे मानो कि ये आईटीसी, ठीक है, ये एक फंडामेंटल फाइनेंशियल रिसर्च वेबसाइट है, पोर्टल, ठीक है, टिकट टेक, सो वेरी पॉपुलर सर। बट मैं आपको यहाँ पर किसी ऐप या वेबसाइट का पॉपुलैरिटी समझाने थोड़ी ना आया, वो मेनली बात नहीं करना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है। जैसे आईटीसी का करंट शेयर का दाम चल रहा है 432, ठीक है, क्या दाम चल रहा है सर, 432 एक एक शेयर का दाम चल रहा है। आप देखो यहाँ पर इसमें कुछ स्कोर कार्ड बोल के दिया है, मैंने एक बेसिक एनालिसिस दिया है। इसमें क्या बोलते हैं सर, वैल्यूएशन हाई सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस मार्केट एवरेज। माने यही कहना चाहता है सर, ये कंपनी करेंटली जिस दाम पे इसका शेयर का दाम चल रहा है, इसका जो दाम होना चाहिए उससे ज्यादा दाम पे चल रहा है। माने कहीं ना कहीं ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी हाई रेट में चल रहा है। सर इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ मार्केट प्राइस का बहुत जोर का कनेक्शन है, लेकिन क्या है ना, मार्केट में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में नहीं आता। नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सिर्फ उसी को समझ में आता है जिन्हें कैलकुलेशन करना आता है, ठीक है। मानो कि उसको एमएम हाइपोथेसिस पता होगा, उन्हें डीडीएम मॉडल पता होगा, उन्हें गॉर्डन मॉडल पता होगा, वाल्टर मॉडल पता होगा, तो अप्लाई कर सकता है और शेयर का दाम ज्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है वैल्यूएशन कर सकता है। अच्छा, अगर मानो कि ये
इंट्रिंसिक वैल्यू के पास होता, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास होता। इसीलिए देखो इवन ये जो रिसर्च फर्म है ये भी वही बताना चाह रहा है। एंट्री पॉइंट में देखो क्या लिखा है, द स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड बट इज नॉट द ओवरबॉट जोन। ओवर प्राइस्ड है पर ओवर बॉट नहीं है, वो अलग बात है, मैं उसमें हर पॉइंट में बोल नहीं सकता। मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बाई किया हुआ है पर प्राइस बहुत जरूरत से ज्यादा हाई चल रहा है। और यहाँ पर बोला कि रेड फ्लैग लो है, मैंने नो रेड फ्लैग फाउंड, मैंने ऐसे कोई नेगेटिव तो है नहीं, कोई नेगेटिव बात तो नहीं दिख रहा है, बट शेयर को ऐसे रिकमेंड भी नहीं कर रहा है, शेयर को प्रॉपरली रिकमेंड भी नहीं कर रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि बेस्ट पॉइंट क्या होता है, ऐसे यहाँ पर एक बोला है सर, एनालिस्ट हैव सजेस्टेड द इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक, ठीक है, खरीद सकता है। इसके पीछे मेन रीजन होगा कि स्टॉक इज ओवर प्राइस बट इज नॉट द ओवरबॉट जोन, माने उतना ज्यादा बाइंग जो बाइंग नहीं हुआ है, इसलिए बोल रहे कि अभी भी इसमें लोग परचेस कर सकता है। पर मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा दाम चल रहा है, अगर कोई कुछ दिन पहले लिया होता, कुछ महीने पहले लिया होता तो शायद बेस्ट होता, ठीक है। अच्छा मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे मानो टाटा मोटर्स, ठीक है, ये देखो इसके बारे में भी एनालिस्ट का देखो क्या बोलता है, द स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड एंड इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन। कहता है कि ये शेयर अभी भी अंडर प्राइस्ड है, जो इसका दाम होना चाहिए, अंडर प्राइस्ड है और अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है सर, बेसिकली ये आपको वही बताना चाहता है कि शेयर का दाम, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, वैल्यूएशन सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस मार्केट एवरेज, माने जो दाम होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, सीम्स टू बी। तो इसी तरह से ना आपको मार्केट के बारे में आइडिया लगता है, ठीक है। जैसे मैं आपको और एक कंपनी दिखाता हूं, अदानी विल्मर, ठीक है, ये वाला शेयर के बारे में भी आप देख सकते हो, ये भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, वैल्यूएशन सीम्स टू बी ओवरवैल्यूड वर्सेस मार्केट एवरेज। ऐसे हर चीज का यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च भी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि ये ना फ्री वाला है, अगर आप इसको ना प्रीमियम में लोगे तो ये कंपनी तब आपको ठीक ठाक करके दिखाने का कोशिश करेगा। ये तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, इसका ना एक पेड वर्जन होता है, तो जब कोई पेड वर्जन लेता है ना, ठीक है, प्रो वर्जन, ठीक है, तो आपको तब ओरिजिनल दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट एक टच एंड गो करके दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि कंपनी कर क्या रहा है, ठीक है। मैंने बेसिकली ये फाइनेंशियल एनालिसिस करके आपको यही सजेस्ट करना चाहता है कि कंपनी के शेयर में वैल्यूएशन है या नहीं, ठीक है। तो जस्ट आइडिया के लिए मैं आपको दिखा रहा था, बाकी जब आप लोग मार्केट के बारे में, जो लोग ऑलरेडी मार्केट में हो आप लोगों में से, उन्हें पता है कि ऐसा होता है बोलते। सो चलो सर डायरेक्टली पॉइंट पे बात करते हैं, मुद्दे पे। तो तीन अलग अलग फेज है, सबको ऐड करना है और शेयर के दाम को प्रोजेक्ट करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं और कोशिश करते हैं। ए फार्म हैड पेड डिविडेंड एट ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर, एक कंपनी लास्ट ईयर 2 टका करके पर शेयर में डिविडेंड दिया है। द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5% पर annum. Estimated growth rate of the dividend from the company is estimated to be 5% per annum. Determine the estimated market price of the equity share. शेयर का दाम डिटरमाइन करना है इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड rises to 8%, falls to 3%. नॉर्मली 5% एवरेज में चलता है, बट अगर 8% ग्रोथ दे दिया या 3% में ग्रोथ फॉल कर गया, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर गिवन दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज 15%। मैंने इक्विटी को कंपनी को 15% रिटर्न देना है और कंपनी अभी 5% ग्रोथ में है, डिविडेंड दे रहा है। अगर कंपनी का डिविडेंड ग्रोथ 8% होता तो क्या होता, और अगर डिविडेंड 3% में गिर जाता तो क्या होता। सिचुएशन क्लियर ना सर, ठीक है। ये तीन सिचुएशन बोला था वेरिएबल ग्रोथ में, तो आपको तीन अलग अलग सिनारियों में डिसीजन लेना है कि कंपनी का शेयर का दाम क्या हो सकता है डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर बेस करके। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि कंपनी का करेंट शेयर प्राइस क्या है, ठीक है। अगेन यू कैन इजीली यूज गॉर्डन मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। So current market price equals to D0 into 1 plus G whole divided by cost of equity minus growth, ठीक है। जस्ट पुट इट हियर, 2% ग्रोथ है डिविडेंड का,
ठीक है, डिविडेंड 2 टका पर शेयर बोला था, तो जस्ट पुट इट 2 हियर, तो 2 टका इंटू 1 प्लस 5% ग्रोथ है 0.05 होल डिवाइडेड बाई 0.15 इक्विटी को देना है, यहां से माइनस करना है 0.05, 0.15 इक्विटी को देना है और यहां से माइनस करना है 0.05, बस कैलकुलेट करो और शेयर प्राइस निकालो। सर इस सिचुएशंस में करंटली इसका शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए 21 टका पर शेयर। जैसे करंट सिनारियो, जब कंपनी 5 टका डिविडेंड दे रहा है, 5% डिविडेंड ग्रोथ है और 2 टका करके डिविडेंड दे रहा है। हेलो सर, बुझा कैसे? बोलो सर, अंडरस्टैंड हो रहा है ये सर? नो? यस सर। ओके सर, देखिए अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, जब 8% ग्रोथ है, बस कुछ नहीं करना है, ये जो 0.05 है इसको चेंज करके 0.08 कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जहां जहां 5% दिया था, 5 को चेंज करके 8 कर देंगे, बस फॉर्मूला वही है गॉर्डन का। 30.86, जब डिविडेंड ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा कंपनी का शेयर का दाम बढ़ जाएगा, और जब डिविडेंड गिर जाएगा, जब फ्यूचर डिविडेंड गिर जाएगा तो शेयर का दाम भी गिर जाएगा, क्योंकि जब फ्यूचर में ज्यादा डिविडेंड मिलेगा तो ज्यादा लोग शेयर खरीदेगा ना। ये जो बार बार बोल रहे कि शेयर प्राइस ओवरबॉट है कि अंडरबॉट है, तो ओवरबॉट होने से क्या हो जाएगा, ज्यादा दाम में चला जाएगा, ठीक है, पहले से ज्यादा लोग बाई करेगा तो दाम बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, डिमांड घर मैंने क्या बोलेंगे, गिर जाएगा, घट जाएगा, तो शेयर का दाम गिर जाएगा। तो मॉडरेट में, करंट रेट में ये था शेयर का दाम, जब डिविडेंड फ्यूचर में अच्छा देने वाला है तो शेयर का दाम बढ़ेगा, जब डिविडेंड गिरने वाला बात हो सकता है तो शेयर का दाम गिर जाएगा अगेन। तो कंपनी मैनेजमेंट में क्या डिसीजन ले रहा है डिविडेंड के बारे में, ठीक है, ये बहुत मायने रखता है सर। इट्स रियली इम्पैक्ट द शेयर प्राइस कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है। जैसे मैं आपको क्या बोला, इन्फोसिस, चलो देख लो इन्फोसिस, ये देखो सर, अगर आप लास्ट 1 मंथ में, ये देखो 1 मंथ में भी देख सकते हो, 1 वीक का ही देख लो, आपको समझ में सुविधा होगा। ये देखो, जब से पता चला कि कंपनी डिविडेंड देगा, उसके बाद से कंपनी का शेयर प्राइस में ग्रोथ देखो, ये वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। तो जब भी कंपनी ना ऐसा करता है तो ऑटोमेटिकली शेयर के प्राइस में एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो पहले नहीं लिया था वो अभी ले लिया, ठीक है। काफी लोग अभी रिसेंटली एंटर किया शेयर में, तो ये रिसेंटली एंटर किया, डिविडेंड डिक्लेयर करेगा बोल के, तो ऑटोमेटिकली शेयर में ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है, और भी चीजें होते हैं, मार्केट एक पर्टिकुलर पर्पस में नहीं चलता। मैंने कोई बोलेगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है और उसके बाद शेयर का दाम गिर भी जाता है, उसका और भी दूसरा रीजन होता है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। बट यहाँ पर एक इम्पैक्ट बता रहा है कि फ्यूचर में डिविडेंड ग्रोथ रहेगा तो शेयर के दाम पे क्या होगा आज की सिचुएशंस में, ये आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं। तो डीडीएम मॉडल आपको 3 सिनेरियो बता दिया, वो भी वेरिएबल ग्रोथ रेट के हिसाब से, वो भी वेरिएबल ग्रोथ रेट के हिसाब से। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया, अगर कोई भी डाउट रहे जरूर पूछिएगा सर। तो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट डीडीएम, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसमें डीडीएम मॉडल में हम लोग ग्रोथ के टाइम पे मैंने गॉर्डन का अप्रोच को यूज किया, ठीक है। गॉर्डन मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, गॉर्डन मॉडल, the dividend discount model is a useful heuristic model that relates to present stock price to the present value of its future cash flow. यही एडवांटेज ऑफ गॉर्डन मॉडल है। The dividend discount model is useful heuristic model that relates the present stock price, जो प्रेजेंट स्टॉक प्राइस को, प्रेजेंट स्टॉक प्राइस को क्या करेगा सर, प्रेजेंट स्टॉक प्राइस को रिलेट करेगा टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लो, एंड द मॉडल इज इजी टू अंडरस्टैंड, द मॉडल इज
इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड मॉडल है। ठीक है, ये जो बोला ना ह्यूरिस्टिक मॉडल, ह्यूरिस्टिक मॉडल मैंने जब कोई भी चीज आप बहुत ही इजीली डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली जब अपने लिए उसको समझ सकते हो तो उसको ह्यूरिस्टिक मॉडल बोलते हैं। यूजफुल है अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं गॉर्डन मॉडल। लिमिटेशन क्या है? द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्शन अबाउट कंपनीज ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ के बारे में ना प्रोजेक्शन कर रहा है, एंड फ्यूचर कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लो व्हिच मे बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एक्यूरेटली। ये जो कंपनी के ग्रोथ के बारे में या कैपिटलाइजेशन रेट के बारे में, माने क्या रेट में रिटर्न देना पड़ेगा इक्विटी को, ठीक है, या क्या डिविडेंड का ग्रोथ होगा, ये प्रोजेक्शन चल रहा है। इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है जितना आसान मॉडल बताने का कोशिश कर रहा है। एंड द ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए स्टॉक इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन रियलिस्टिकली। True intrinsic value of any share or any stock, in reality it's really difficult to calculate or difficult to understand. फिर भी कुछ assumptions लेना तो पड़ता है ना सर, तो assumptions के बेसिस में हम लोग इस तरह से गॉर्डन को यूज कर सकते हैं। तो गॉर्डन मॉडल इज ऑल्सो कनेक्टेड विद रिडीएम मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एडवांटेज डिसएडवांटेज का भी आइडिया रखिएगा सर। सर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ट्रेडिशनल मॉडल के बारे में भी बात किया है, इसका नाम है ग्राहम एंड डॉड मॉडल। क्या नाम है सर? ग्राहम एंड डॉड। ओके, according to the traditional position expounded by Graham and Dodd, the stock market place considerable weight on dividend। ये ट्रेडिशनली बड़ा यूज होता था। A stock market place considerable weight on dividend that on return earned। कंपनी ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, द स्टॉक मार्केट जो है वो डिविडेंड में ज्यादा वेट देता था रिटर्न अर्निंग से भी ज्यादा। देयर व्यू इज एक्सप्रेस, तो ये ग्राहम एंड डॉड जो ट्रेडिशनल मॉडल के बारे में बात किया है, देयर व्यू इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली इन द फॉलोइंग इक्विवैल्यूएशन। तो ये मॉडल वो लोग बनाए सर। मॉडल क्या है? प्राइस इक्वल्स टू एम इंटू डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि क्या है इसके अंदर। सर पी माने मार्केट प्राइस पर शेयर, डी माने डिविडेंड पर शेयर, ई माने अर्निंग पर शेयर, और एम माने एक मल्टीप्लायर। एम इज अ मल्टीप्लायर। सर मल्टीप्लायर को क्यों यूज किया? सर कभी कभी ना कुछ थंब रूल होता है जो थंब रूल रिसर्चर फॉलो करता है, तो एक मल्टीप्लायर के तौर पे एम को यूज किया गया है। एग्जाम्पल पढ़ने से आपको थोड़ा क्लियर होगा। जैसे अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज ₹30 एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 30 है और डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है। माने कंपनी अगर 1% कमाता है तो 60% दे देता है डिविडेंड के रूप में। ये डेटा भी आप लोगों को मार्केट में मिलता है सर। जब भी आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हो, लुक एट सर, ये देखो कंपनी का अर्निंग पर शेयर, जैसे ये किसका है, मे बी टाटा का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखो 60%, 57, 52, 45। डिविडेंड पर शेयर भी दिया है देखो 34, चेंज होता है ईयर टू ईयर। पे आउट रेशियो भी दिया है 0.57, माने 57%, 59%, 59%, माने ₹1 इनकम करने से 57 पैसा दे देता है डिविडेंड के रूप में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं ना, तो बेसिकली कंपनी जितना अर्न करता है उसमें से कितना डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे बताते हैं। तो अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज 30 एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60 एंड मल्टीप्लायर एक थंब रूल की तरह है। इसका कोई प्रॉपर रीजन तो ये लोग भी नहीं बोला, ट्रेडिशनल मॉडल है, यानी ऐसा होता है, इस तरह का सोच है। ठीक है, ट्रेडिशनली लॉजिक नहीं दे पाया, तो जे जस्ट नीड टू डिटरमाइन द प्राइस पर शेयर एज पर ग्राहम एंड डॉट और ट्रेडिशनल मॉडल। जब भी ट्रेडिशनल बोले आप ग्राहम डॉट यूज करना, मल्टीप्लायर के रूप में 2 यूज करना। जस्ट पुट इट इनटू द फॉर्मूला। क्या बनेगा? P इक्वल्स टू एम इंटू डी प्लस ई बाई 3। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब उसमें पुट करो, एम माने 2, डी फॉर
डिविडेंड जो है चल रहा है, सॉरी अर्निंग पर शेयर, डी फॉर अर्निंग पर शेयर 30, ई फॉर, सॉरी गलत बोला, अर्निंग पर शेयर 30 एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, 0.6, ठीक है। तो डी डी माने क्या हो गया सर, डिविडेंड पर शेयर, यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर बोला है, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है सर, हमें अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी 30, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60 माने 0.6। तो वी नो दी एम, एम कितना है 2 है, एम 2 है, दे दिया। अच्छा डी के बारे में डायरेक्टली कुछ बोला है क्या, अर्निंग पर शेयर को ही डी क्यों माना, अर्निंग पर शेयर को ही डी क्यों मान लिया सर, जितना अर्न किया उतना डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, 60, टू इंटू 30 इंटू, अच्छा 30 में अर्न कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग समझ गए सर, मैं नहीं समझ पाया था। 30 इंटू 0.6, ठीक है, 30 इंटू 0.6 माने 30 में कमा रहा हूँ और इसमें से 60 में दे रहा हूँ, तो 30 इंटू 0.6 करके 18% हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है। और इधर आपका E/3 करके आ जाएगा 30/3 करके 10, तो 18 + 10 28 इंटू 2, तो 56 हो जाएगा शेयर प्राइस, सॉरी सर, मैंने 30% मैं अर्न कर रहा हूँ, उसमें से 60% डिविडेंड के रूप में दे रहा हूँ, समझ गए नहीं, हेलो हो जाएगा चेक, बोलो सर, कोई डाउट हो तो पूछो। क्या रे, समझ में आया कि नहीं, हेलो, हाँ सर, आप लोग समझ पा रहे हैं, ये सर नो, ओके सर। सर ये डिविडेंड पे आउट रेशियो 60 है और ये अर्निंग पर शेयर 30 है, इनटू किया हुआ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये देखो सर, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया, जैसे ये कंपनी, हाँ बोलो सर, जैसे यहाँ पर टाटा मोटर्स का शेयर दिया था ना, इन्फोसिस का, जैसे यहाँ पर बोला है ना कि कंपनी 60 पर शेयर में 60% करके शेयर होल्डर इनकम कर रहा है, तो यही डेटा यहाँ पर गिवन है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 30, माने ये नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर माने नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे ना, तो हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाता है। और जैसे ही अर्निंग पर शेयर मिला, इस अर्निंग पर शेयर में से डिविडेंड पे आउट बोला 60%, माने अगर मैं 30 कमा रहा हूँ, कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी बोल रही है कि पर शेयर होल्डर को 30 रुपीज करके इनकम हो रहा है, एज पर दी कंपनी का हिसाब, उसमें से डिविडेंड पे आउट हो रहा है 60%, जितना पर शेयर अर्निंग है उसमें से 60% डिविडेंड पे हो रहा है, तो 30 अगर ईपीएस है, उसमें से डिविडेंड पे आउट हो रहा है 0.6, तो अल्टीमेटली डिविडेंड पे आउट हो रहा है 18, यस। ठीक है। और बाकी 30 बोला था और डिवाइडेड बाई 3 बोला है, तो 10 तो आ ही जाएगा ना, तो कुल मिला के आपका हो गया 56, बोलो यहाँ पर, ठीक है। अभी आप समझ में आया सर 56 क्यों है, यस सर। ओके सर। The following information regarding the equity shares of M Limited is given. अब कुछ इक्विटी शेयर दिया है, देख लो M Limited का, जिसमें मार्केट प्राइस बोला है 58.33, डिविडेंड पर शेयर बोला 5%, मल्टीप्लायर बोला 7%, ठीक है, मल्टीप्लायर दे देता है क्वेश्चन में, ट्रेडिशनल मॉडल में मल्टीप्लायर दे देगा, जैसे पहले क्वेश्चन में 2 दे दिया था, इसमें 7 दे दिया,
जब भी मल्टीप्लायर दे देगा समझ लेना कि आप ट्रेडिशनल मॉडल दे दिया है अकॉर्डिंग टू द ग्राहम एंड डॉट अप्रोच, बस पुट कर दो। दे जस्ट आस्क यू शेयर प्राइस निकालना है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ट्रेडिशनल मॉडल या ग्राहम एंड डॉट मॉडल का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू मल्टीप्लायर इंटू D प्लस E/3। तो EPS बन गया 10, EPS बन गया 10 सर। ये देखो 58.33 मुझे पता था शेयर का दाम है, मल्टीप्लायर 7 ये भी पता था, डिविडेंड 5% ये भी पता था नहीं क्या सर, ई नहीं पता था। ठीक है, तो बस इक्वेशन को सॉल्व करो यहाँ से, जस्ट सॉल्व द इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा 105 प्लस 7 इक्वल्स टू 175 बनेगा। ठीक है, और इधर 7 इक्वल्स टू, मैंने 7 को इधर कर लोगे तो 175 माइनस 105 करके आपका ये वाला आएगा 7 इक्वल्स टू, मैंने जस्ट एक जैसे होता है सर अलजेब्रा में, जैसे आप लोग कैलकुलेट करते हो, जस्ट पुट इट ना, पुट करके जस्ट सॉल्व करो इक्वेशन को। और ऑलरेडी आपको मार्केट प्राइस पता था तो मार्केट प्राइस को पहले ही पुट कर दो, और आपको पता नहीं था ई, तो ई निकल गया। जैसे पहले क्वेश्चन में ई बोल दिया था, इसमें ई बोला नहीं था तो ई निकल गया 10। दिस इज ऑल अबाउट, और कुछ नहीं है सर, बस थोड़ा फॉर्मूला को जानना है और मार्केट में डिविडेंड का अप्रोच को थोड़ा समझना है। ठीक है सर, एक और मॉडल है, इसका नाम है सर लिंटर मॉडल। ठीक है, अब लिंटर भी क्या कहते हैं ये भी थोड़ा सुन लेते हैं ना, अब जब इतना ही सुन लिए तो फिर लिंटर में क्या प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सुना दो, सुन लेते हैं। सर लिंटर्स मॉडल है 2 पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें एक टारगेट पे आउट रेशियो होता है और द स्प्रेड एट विच करंट डिविडेंड एडजस्ट टू द टारगेट, टारगेट पे आउट रेशियो and the spread at which current dividend adjusts to the target. John Linter based his model on a series of interviews which he conducted with corporate managers in 1950s. जिन्होंने ये मॉडल को डेवलप किया इनका नाम था जॉन लिंटर, था नहीं अभी भी नाम है। 1950 के टाइम पे, ठीक है, 1950s के टाइम पे वो डिफरेंट कंपनीज के मैनेजर के साथ, आई थिंक अभी और जिंदा नहीं होंगे, 1950s के टाइम पे जॉन लिंटर डिफरेंट कॉर्पोरेट मैनेजर के साथ यूरोपियंस में, मैंने लंदन यूरोपियन सोसाइटीज में एज वेल एज अमेरिका में, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बातचीत करना चालू किया विद डिफरेंट कॉर्पोरेट मैनेजर्स। जॉन लिंटर, इकोनॉमिस्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे सर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जॉन लिंटर। देखो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो हम लोग CAPM मॉडल भी जानते हैं ना कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसका भी को क्रिएटर थे। ठीक है, तो बेसिकली शेयर प्राइस या स्टॉक प्राइस डिटरमाइन करने में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है। ठीक है, माने बेसिकली फाइनेंशियल रिसर्चर एंड फाइनेंशियल प्रोफेसर्स। तो ये आपका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ये थे। ठीक है, अमेरिका में। ठीक, पता होना चाहिए ना। चलो, तो 1950s में व्हाइल डेवलपिंग द मॉडल ही कंसीडर द फॉलोइंग assumption। तो जब ये अपना मॉडल को डेवलप किया था और डिफरेंट मैनेजर के साथ साथ जब ये डिस्कशन इन्होंने किया था तो इन्होंने कुछ मॉडल डेवलप किया। फर्म हैव ए लॉन्ग टर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो, फर्म का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। द मेंटेन ए फिक्स डिविडेंड पे आउट ओवर ए लॉन्ग टर्म। मैच्योर कंपनीज विथ स्टेबल अर्निंग, जो कंपनी मैच्योर रहेगा माने काफी दिनों से मार्केट में है, स्टेबल अर्निंग है, मे हैव हाई पे आउट एंड ग्रोथ कंपनीज यूजुअली हैव लो पे आउट। सर ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि अगर कंपनी मैच्योर है लाइक ITC, लाइक कोल इंडिया, ठीक है, इसके पास अच्छा खासा स्टेबल अर्निंग है और हाई पे आउट है, स्टेबल अर्निंग एंड हाई पे आउट। अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज में है, अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज में है तो पे आउट लो होगा, माने डिविडेंड पे आउट लो होगा। मैनेजर्स आर मोर कंसर्न्ड विद चेंजेस इन डिविडेंड देन द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड। मैनेजर को कंसर्न होना चाहिए डिविडेंड चेंज के ऊपर, ना कि डिविडेंड का एब्सोल्यूट अमाउंट के ऊपर।
A manager may easily decide to pay a dividend of ₹2 per share if last year too it was 2. But paying ₹3 dividend if last year dividend was 2 is an important financial management decision. Sir, very simple question. Last year मैंने पर शेयर में 2% डिविडेंड दिया था, 2 पर शेयर. इस बार अगर कंपनी डिसीजन लेता है कि मैं 3% पर शेयर में डिविडेंड दूंगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन आएगा कि अगर कंपनी 3% करके पर शेयर में डिविडेंड देता है शेयर होल्डर को, तो इसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. अगर इंपैक्ट अच्छा नहीं है तो नहीं देना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, 2 ही दो. ठीक है, मजाक नहीं है सर, बिजनेस है. इसीलिए बोला मैनेजर्स आर मोर कंसर्न विद चेंजेस इन डिविडेंड देन द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड चेंज फॉलो चेंज इन लॉन्ग रन सस्टेनेबल अर्निंग. डिविडेंड चेंज किसको फॉलो करता है? जब लॉन्ग रन में कंपनी का अर्निंग सस्टेन कर जाता है ना, तब डिविडेंड का चेंजेस देखने को मिलता है. मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू इफेक्ट डिविडेंड चेंजेस दैट मे हैव टू बी रिवर्स्ड. Under Linter's model, the current year's dividend is dependent on current year's earning and last year dividend. Linter model कहते हैं इस ईयर का डिविडेंड डिपेंड करता है इस ईयर के अर्निंग के ऊपर और लास्ट ईयर के डिविडेंड के ऊपर. मैंने इस साल क्या कमाएंगे कंपनी, इस साल कंपनी क्या कमा रहा है और लास्ट ईयर कंपनी क्या डिविडेंड दिया था, इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी करंट ईयर में क्या डिविडेंड दे सकता है. इसका फॉर्मूला भी इन्होंने डेवलप किया सर. D1 मैंने डिविडेंड इन ईयर 1 मैंने जिस साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं. D0 डिविडेंड इन ईयर 0 दैट इज लास्ट ईयर डिविडेंड. EPS इनटू टारगेट पे आउट. ठीक है, अर्निंग पर शेयर इनटू टारगेट पे आउट माइनस D0 अगेन इनटू AF. AF क्या है? एडजस्टमेंट फैक्टर और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट फैक्टर और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट मैंने जिसको मैनेजर को एडजस्ट करना चाहिए ना कि लास्ट ईयर क्या था इस साल क्या है, इसे एडजस्टमेंट फैक्टर का नाम दिया है, जो मैनेजर को करना पड़ता है. किसको? फाइनेंशियल मैनेजर को. अब देखो कि वो क्या करता है एज पर लिंटर्स मॉडल. गिवन द लास्ट ईयर डिविडेंड इज 9.80. दे दिया आपको एक क्वेश्चन जिसपे बोल रहे हैं कि कंपनी लास्ट ईयर 9.80 डिविडेंड दिया है. स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट 45%. कंपनी का जो एडजस्टमेंट का स्पीड है वो 45% एडजस्टमेंट है. टारगेट पे आउट रेशियो इज 60%. कंपनी चाहते हैं कि 60% डिविडेंड पे करे एंड EPS फॉर करंट ईयर इज 20. कंप्यूट करंट ईयर डिविडेंड यूजिंग लिंटर्स मॉडल. कंप्यूट करके बताओ कि कंपनी का डिविडेंड मॉडल क्या होगा, यानी करंट ईयर का डिविडेंड क्या होगा. तो जस्ट पुट इट ना एज पर लिंटर फॉर्मूला. करंट ईयर का चाहिए जिसको D1 बोला. D0 मैंने लास्ट ईयर मैंने 9.80. अर्निंग पर शेयर 20% मैंने 20 रुपीज. टारगेट पे आउट 60%. यहाँ से D0 माइनस करो 9.80 और एडजस्टमेंट फैक्टर 0.45 दैट इज 45% एडजस्टमेंट. सर ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है इज एन आर्बिट्री नंबर, माने एक आर्बिट्रीली डिसाइड करते हैं एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक क्राइटेरिया और मेथड. माने ये लिंटर मॉडल अच्छा है पर इस मॉडल का कोई एक चीज गड़बड़ है कि कोई बेस नहीं बना है. मैंने क्या एडजस्टमेंट फैक्टर है ये 45% आसमान से टपका खजूर पे लटका, इसके बारे में लिंटर प्रॉपर्ली कुछ नहीं बताया कि मैं 40% एडजस्ट कर रहा हूँ, किस कारण में एडजस्ट कर रहा हूँ. तो जैसे ट्रेडिशनल मॉडल में मल्टीप्लायर यूज कर रहा था वो बता नहीं पा रहा था कि भाई क्यों मल्टीप्लायर यूज कर रहा हूँ. एजम्पशन बेस्ड है सर. ये तो फिनांस है, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे एजम्पशन बेस्ड होता है. डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं एजम्पशन बेस्ड करके. कितना भी साइंस डेवलप हो जाता है ना, एजम्पशंस बहुत चीजों में लिया जाता है. किसी का ब्रेन कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, या फिर स्पाइनल में प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ, साइंस तो बोलेगा कि हाँ इंसान ठीक हो जाता है, पर फिर भी एक सडन टाइम में डॉक्टर आपको बोलेगा कि कोई गारंटी नहीं है, बॉन्ड में साइन करिए फिर ऑपरेशन थिएटर में आइए. तो फिर साइंस हर चीज का जवाब हमेशा दे भी नहीं पाता लॉजिक होने के बाद भी. तो सिमिलरली ये लिंटर भी अपना कुछ एजम्पशन रखा है पर जिसका कोई प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पा रहा है कि भाई मैं क्यों 45% रख रहा हूँ या क्यों 50% बता रहा हूँ. जो भी हो इसका नेगेटिविटी है.
ये लिंटर्स मॉडल का क्रिटिसिज्म भी इसी तरह से हुआ है, दिस इज जस्ट एन आर्बिट्री नंबर एंड देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट। जो भी हो, लिंटर मॉडल में अप्लाई करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी कितना डिविडेंड देगा करंट ईयर में, 10.79। लास्ट ईयर दिया था 9 टका 80 पैसा, इस बार 99 पैसा ज्यादा देगा, तो कुल मिला के 10 टका 79 पैसा, माने 10.79 पैसा कंपनी डिविडेंड इस बार देगा, अगर वो लिंटर मॉडल फॉलो करता है तो। ठीक है, समझ में आया सर? मैंने आपको सारा मॉडल डिस्कस कर दिया, जितना मॉडल था मैंने सारा मॉडल, ऑलमोस्ट ऑल मॉडल मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। एमएम अप्रोच, वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, लिंटर मॉडल, सब मॉडल डिस्कस कर लिए। ओके, अब करना क्या है सर? कुछ नहीं, मैं कुछ ये नोट्स शेयर कर दूंगा, प्लीज प्रैक्टिस, एक बार क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस कर लेना। एमएम का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और एक क्वेश्चन आप लोग घर पे होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट रहे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। देयर इज एमएम एक क्वेश्चन है, ये एबी इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, हो सके तो ना इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे होमवर्क ट्राई करना, मैं नोट शेयर कर दूंगा, करने के बाद एक बार आंसर को मैच कर लेना सर। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग एक बार आंसर को मैच कर लेना, तो आपका एमएम का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर नोट्स के नीचे ना आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और मिलेगा, ठीक है, जहां से प्लीज थोड़ा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, कर लीजिएगा। तो डिविडेंड मॉडल पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा अप्रोच के साथ यहाँ पर डिटेल्स में बोला है। आई थिंक ये काफी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ओके सर, सारा अप्रोच तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सर, स्टॉक स्प्लिट के बारे में। सर एक काम करेंगे, नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को, ये ना एक शेयर मार्केट का घटना है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। नेक्स्ट क्लास में आपको स्टॉक स्प्लिट समझाऊंगा, और जो होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, उस होमवर्क को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, डिविडेंड मॉडल के ऊपर ही। तो नेक्स्ट क्लास क्या रहेगा सर? डिविडेंड मॉडल में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एंड स्टॉक स्प्लिट के बारे में जानना। ये शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, बीच बीच में कंपनी ना ऐसा करता है, स्टॉक को स्प्लिट कर देता है। जैसे हाल फिलहाल में मुझे याद है, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, इन्फोसिस ने स्प्लिट किया था, ठीक है। मुझे याद आ रहा है, इंडिया बुल बोल के मेरे पास एक कंपनी था, उसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था। ऐसे और भी कंपनीज है जो बीच बीच में स्प्लिट हुआ है, मैं उसका भी डेटा के साथ आपको बताऊंगा कि कौन से कंपनी स्टॉक स्प्लिट किया है, और स्टॉक स्प्लिट में कंपनी का क्या सिचुएशन होता है, और उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में क्या पड़ता है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कंपनी ऐसा क्यों करता है, फाइनेंशियल मैनेजर ऐसा क्यों करते हैं, इन्वेस्टर के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, और स्पेसिफिकली एक फाइनेंस मैनेजर को क्या सोचना पड़ता है, ये डिस्कशन के साथ मैं नेक्स्ट क्लास बात करूंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, मस्ट ट्राई सर एवरी क्वेश्चन एंड ऑल्सो फॉलो दी नोट्स प्रॉपरली। ठीक है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल्स भी है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही रखता हूँ सर, नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके, पिंकी, नील तथा शवन्विता। यस। ओके सर, गुड नाइट देन। अच्छा इनकी कल कल स्टॉक मार्केट का क्लास है सुबह, हाँ मैं बोलना भूल गया, कल सुबह 9:30 सेम हाँ। टाइम पे क्लास है, ठीक है। रूटीन पे शायद कल का डेट नहीं है, वो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ अभी दिवाली से पहले थोड़ा। ओके सर। ठीक है, ओके। बाय सर। ओके सर, टाटा। बाय सर। बाय सर।